नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 1934 तक जो चली थी मूवमेंट। इससे प्रीवियस हमने बाकी की वीडियोस में देख लिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज से स्टार्ट करेंगे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो भारत में जो ब्रिटिश की नीतियां थी उसके खिलाफ ये मूवमेंट किया गया था। और इसकी शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लीडर थे और ये जो मूवमेंट था ये 1930 से 1934 तक चला था। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसका जो एम था वो क्या था? जो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी उनको चुनौती देना इसका उद्देश्य था। खासकर जो ब्रिटिश सरकार की साल्ट टैक्स या साल्ट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी थी, जो साल्ट बनाने की उनकी मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की, उसको समाप्त करना था। तो चलिए देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब ये मूवमेंट हो जाती है तो इस मूवमेंट के बाद गांधी जी के द्वारा एक गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन के साथ, लॉर्ड इरविन जो भारत के वॉइस रहे थे, उन गांधी जी का उनके साथ क्या होता है? एक पैक्ट होता है जिसमें गांधी जी 11 डिमांड्स रखते हैं। 11 डिमांड्स में उन्होंने जैसे ये जो साल्ट टैक्स है इसको रिमूव करने की बात की थी, जो राजनीतिक कैदी थे उनको रिहा करने की बात की थी। इसी प्रकार से उनकी 11 डिमांड्स थी जो उन्होंने इरविन के समक्ष रखी थी। प्रमुख मांग उसमें से क्या थी? मेनली था साल्ट टैक्स के बारे में। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये पीसफुली डिसोबीडियंस किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और इस मूवमेंट में गांधी जी ने ट्रुथ और नॉन वायलेंस यानी कि सत्य और अहिंसा का पालन किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी मूवमेंट से रिलेटेड जो दांडी मार्च हुई थी। दांडी मार्च, इसमें भी लीडर कौन थे? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये दांडी मार्च की गई थी। अब याद रखेंगे आप डेट, जो गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की गई थी। जो दांडी मार्च थी दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से लेकर ये दांडी नामक एक गुजरात में जो जगह है, गुजरात में दांडी नामक एक जगह है, वहां तक ये जो मार्च था, दांडी मार्च, ये किया गया था। तो दांडी मार्च में क्या था? दांडी मार्च में महात्मा गांधी साबरमती से चलते हैं और कहाँ जाते हैं? दांडी, गुजरात पहुंचते हैं, जहां पर वो क्या करते हैं? जो नमक बनाने का कानून था जिस पर किसकी, सिर्फ ब्रिटिश की मोनोपोली थी, तो उस ब्रिटिश की जो वो नीति थी उसको तोड़कर महात्मा गांधी ने क्या किया था? नमक कानून को तोड़ा था और वहां पर नमक बनाया था। जो दांडी मार्च है उस जो वो उसकी स्टार्टिंग होती है साबरमती आश्रम से। उस समय उनके साथ 78 फॉलोअर्स थे, यानी कि 78 और लोग उनके साथ इस मार्च में, दांडी मार्च में जुड़ते हैं। और जो ये यात्रा थी ये कितने किलोमीटर? 400 किलोमीटर की थी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि उनके साथ और कितने लोग थे जिन्होंने मतलब शुरुआत से साबरमती आश्रम से। रास्ते में तो उनके साथ अन्य काफी सारे जो लोग थे उन्होंने दांडी मार्च में हिस्सा लिया था। और ये कितने किलोमीटर की ये यात्रा थी? ये 400 किलोमीटर की ये यात्रा थी। जो महात्मा गांधी है उनके द्वारा ये नमक बनाया गया दांडी में और नमक बनाने के कानून को भंग किया गया था। में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसने दांडी मार्च में पार्टिसिपेट नहीं किया था। जो साल्ट टैक्स था ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लाया गया था, ये इसको एबोलिश कब किया गया था? 1947 में जाके इसको एबोलिश किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट। अब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भारत में हुई 1930 से लेकर 1934 तक, वो मेनली क्यों, इसके पीछे के कारण क्या थे? क्योंकि इंडियन क्या चाहते थे? स्वराज। भारतीय लोग चाहते थे, भारतीय नेता जितने भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कि जो भारत है उस भारत का खुद ही एक शासन होना चाहिए, स्वशासन होना चाहिए। और जो इन्होंने इस मूवमेंट में सत्य और अहिंसा, इसके ये मार्ग पर चले थे। महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी, इसके खिलाफ भी संघर्ष किया था। और चरखे का उपयोग महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि जो भारत है वो जो स्वदेशी जितनी भी वस्तुएं हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट जो हैं प्रमुख घटनाएं, जिसमें एक 14 अप्रैल 1930 नेहरू जी को क्या किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। अब 14 अप्रैल 1930 को नेहरू जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। जो नेहरू जी थे वो हिंदी प्रांतीय सम्मेलन हिंदी प्रांतीय सम्मेलन जो कि कहाँ, रायपुर में होने जा रही थी, उसकी अध्यक्षता के लिए वे रायपुर जा रहे थे। और इसी बीच इलाहाबाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा नेहरू जी को कैद कर दिया जाता है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, नेहरू जी को कब गिरफ्तार किया गया था, 14 अप्रैल 1930 को। महात्मा गांधी जी को भी 4 मई 1930 को अरेस्ट किया जाता है। 4 मई 1930 को महात्मा गांधी अरेस्ट किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो सॉल्ट लॉ था, जो सॉल्ट लॉ था, उसको भंग किया था। जो दांडी मार्च महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, उसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये कहाँ तक फैला था, विलेजेस, वर्कर्स, फार्मर्स। अब प्रमुख नेता देखेंगे जिन्होंने लीड किया था इस मूवमेंट को। तमिलनाडु से कौन थे, सी राजगोपालाचारी। केरल से कौन थे, के किलप्पन। और असम से वहां के जो स्थानीय नेतृत्व लोगों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं महिलाओं का योग। एक इंपॉर्टेंट है, 13 साल की रानी गाई दिनलियू। ये एक नागा जनजाति से बिलोंग करती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने भी क्या किया है, स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी है। और ये कितनी, 13 वर्षीय रानी थी। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है खान अब्दुल गफर खान। ये काफी ज्यादा क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफर खान को जाना जाता है। इनका जो इम्पोर्टेंट, इन्होंने क्या किया था, लेड पेशावर मूवमेंट 1930 में क्या हुई थी, पेशावर मूवमेंट हुई थी। उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, उसका नेतृत्व खान अब्दुल गफर खान के द्वारा किया गया था। 1987 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट जो 1930 से 1932 के बीच रहेंगे, वो देखते हैं। चलिए, अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930। सबसे पहले आपने याद रख लेना है कि ब्रिटिश इंडिया में उस टाइम जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जाती थी। कहाँ पर, लंदन में। और ये इंडियन से रिलेटेड होती थी, लंदन में ये हेल्ड की जाती थी। सबसे पहले आप याद रखेंगे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई। सबसे पहली 1930 में, दूसरी 1931 में, और तीसरी 1932 में। तो ये एकदम लाइन में है, आप याद कर सकते हैं। पहली कब हुई, 1930, दूसरी 1931 और तीसरी 1932। जो 1930 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो हम देखेंगे। अब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये क्यों बुलाई जाती थी, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये इसलिए ऑर्गेनाइज की जाती थी कि भारत के भविष्य के संविधान पर विचार करना। इसमें इसका क्या मकसद था, जो आने वाला भावी जो संविधान है भारत का, उस पर विचार और चर्चा करना। तो जो प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस टाइम जो ब्रिटेन के पीएम थे वो कौन थे, वो थे रामसेसे मैकडोनल्ड। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो कौन थे, रामसेसे मैकडोनल्ड। अब देखते हैं, अब जो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, इसमें मेनली ये था कि ब्रिटिशर्स चाहते थे जो आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें। और जो आईएनसी के लीडर्स थे, आईएनसी ने इसे क्या कर दिया था, बॉयकॉट किया था और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कांग्रेस बॉयकॉटेड द कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने पार्टिसिपेट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं किया। और ये इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि जो इंडियंस थे, जो इंडियन आईएनसी के लीडर्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स से क्या मांग की थी, स्वराज की, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। भारत में स्वशासन चाहते थे, परंतु अंग्रेजों ने इसका बहिष्कार किया था। इसीलिए आईएनसी ने भी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको बायकॉट कर दिया था। अब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई वो किसके किसके द्वारा सपोर्ट की गई, एक मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल पार्टी और इंडियन प्रिंसेस जो भी थी।
उनके द्वारा ये सपोर्ट की जाती है। और ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट आईएनसी का फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो इरविन थे, लॉर्ड इरविन, ये भारत के वॉइसरॉय थे। तो एक साइन पैक्ट किया जाता है ये किसके बीच? गांधी और इरविन के बीच। अब ये क्यों होता है? क्योंकि गांधी जी की ओर से क्या चलाया गया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। और इरविन, ब्रिटिशर्स, इनके द्वारा क्या ऑर्गेनाइज की गई थी? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जो ब्रिटिशर है वो चाहते थे कि जो इंडियन लीडर्स है या आईएनसी के लीडर्स है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें और जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको वापसी ले लिया जाए। और इधर गांधी जी की भी कुछ डिमांड्स थी, इससे रिलेटेड इनके बीच ये पैक्ट होता है। चलिए देखते हैं ये जो पैक्ट है ये कहाँ साइन किया गया था? ये दिल्ली में साइन किया गया था। जो गांधी इरविन पैक्ट है उसमें जो डिमांड्स रखी गई थी गांधी जी के द्वारा, पहले वो देखते हैं गांधी जी ने क्या क्या डिमांड रखी थी। जो पॉलिटिकल राजनीतिक कैदी थे जो ब्रिटिश की कैद में थे उनको छुड़ाने की मांग की गई थी एक। और जो भगत सिंह है शुड नॉट बी हैंग्ड, ये कैद कर लिए गए थे। और इनको महात्मा गांधी डिमांड करते हैं ब्रिटिशर से, इरविन से, कि जो भगत सिंह है उनको फांसी की जगह उनको उम्र कैद की सजा की जाए। फांसी की जगह उनको उम्र कैद की सजा महात्मा गांधी के द्वारा मांगी गई थी, परंतु ब्रिटिशर ने इससे इनकार कर दिया था। अब जो लॉर्ड इरविन है वो क्या डिमांड रखते हैं? लॉर्ड इरविन के द्वारा ये डिमांड रखी जाती है कि जो महात्मा गांधी के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया है उसको सस्पेंड कर दिया जाए और महात्मा गांधी के द्वारा इसको खत्म कर दिया जाए। और लॉर्ड इरविन चाहते थे कि जो महात्मा गांधी है या आईएनसी की जो लीडर्स है वो पार्टिसिपेट करें नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसीलिए 1932 में, सॉरी 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो महात्मा गांधी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और कब पार्टिसिपेट किया था। तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी उसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये वो डिमांड्स थी कुछ जो कुछ लॉर्ड इरविन के द्वारा रखी गई थी, जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसको सस्पेंड किया जाए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी पार्टिसिपेट करे, ये मेन है। और महात्मा गांधी ने पॉलिटिकल लीडर्स को छुड़ाने की बात की थी और जो भगत सिंह है उनकी फांसी की जगह उन्हें उम्र कैद की मांग रखी थी जो कि ब्रिटिशर के द्वारा नहीं मानी गई थी। इसीलिए कहा भी जाता है कि अगर महात्मा गांधी पर आरोप भी लगाए जाते हैं कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो वो क्या भगत सिंह की जो है फांसी रुकवा सकते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कराची का सेशन। जो आईएनसी के सेशन 1885 से चले आ रहे थे, अब हम देखेंगे 1931 में हम पहुंच चुके हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जितने भी आईएनसी के इम्पोर्टेंट सेशंस हुए हैं वो हमने चेक किए हैं। आप वीडियोस प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको आईएनसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट सेशंस प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे। देखते हैं कराची का सेशन 1931 में होता है और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इस सेशन में क्या डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट्स, पहली बार मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात भी यहाँ की गई थी। और यहाँ क्या बात की गई थी कि हम किसको तैयार करें? आउटलाइन नेशनल इकोनॉमी प्रोग्राम, इसके बारे में यहाँ चर्चा की गई थी। और जो स्वराज की आधिकारिक परिभाषा है इसकी चर्चा भी कराची के सेशन में हुई थी। और कराची सेशन आपका कब होता है? 1931 में होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहले हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखी जो कब 1930 में हुई थी, जिसमें आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही है
कि जिसमें आईएनसी या महात्मा गांधी है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और ये एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। और जो अदर्स थे इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो कौन थे? मीराबेन, सरोजनी नायडू और जीडी बिरला। जिस समय सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1931 में, उस टाइम भारत के वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड विलिंगडन। हमने देखा था जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी, उस टाइम भारत के वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। आपने याद रखना है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान कौन थे? लॉर्ड विलिंगडन थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनल अवार्ड। हमने ये पहले भी देखे थे कम्युनल अवार्ड, जिसमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है। किसको? मुस्लिम को दिया जाता है। मुस्लिम, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश की गई थी 1906 में, 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। यहाँ पे कम्युनल अवार्ड की बात किसके लिए की जाएगी? जो डिप्रेस्ड क्लास है, इनके लिए कम्युनल अवार्ड यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात यहाँ की गई है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? बाय रैमसे मैकडोनल्ड। और रैमसे मैकडोनल्ड कौन थे? ये थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, दलित वर्गों के लिए यहाँ पर क्या दिया? पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। तो गांधी जी ने क्या किया था? इसका ओपोजिशन किया था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि किसी को भी जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट ना दिया जाए, वो भारत में एकता चाहते थे। इसीलिए सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए इन्होंने क्या किया था? फास्ट अप टू डेथ इन जेल, ये अनशन पर बैठ गए थे। कब? 1932 में। नेक्स्ट हम देखते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है ये कब होता है? 1932, 24 सितंबर 1932 में। और पूना पैक्ट जो है वो किस किस के बीच होता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और दूसरी पर्सनैलिटी थी गांधी जी। अब जो पूना पैक्ट था उसमें किस चीज़ की बात की गई थी? सेपरेट इलेक्टोरेट से रिलेटेड ही ये था। महात्मा गांधी का कहना था कि जो है सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको रिमूव कर दिया जाए, जिसकी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको रिजर्वेशन दी जाए, जो कि गांधी जी ने मान लिया था। तो यहाँ पे जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप वो याद रखेंगे कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो पूना पैक्ट के तहत क्या कर दिया गया था? रिमूव कर दिया गया था। और यहाँ पर जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको रिजर्वेशन ग्रांट कर दी गई थी, जिसमें 147 सीट्स इन जो लेजिस्लेचर में थी वो किसे दी गई थी? डिप्रेस्ड क्लास को दी गई थी। यहाँ पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये कौन सी जेल में ये साइन हुआ था पूना पैक्ट? ये साइन हुआ था यरवदा जेल में, जो कहाँ पर है? पुणे में है, इसीलिए इसे पूना पैक्ट भी कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, जो महात्मा गांधी थे उनकी तरफ से ये जो पैक्ट था ये किसने साइन किया था? मदन मोहन मालवीय। ये पर्सनैलिटी आपने याद रखनी है। गांधी जी की ओर से ये पैक्ट किसके द्वारा साइन किया जाता है? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932 में। किसके बीच? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट को रिमूव कर दिया गया, रिजर्वेशन ग्रांट कर दी जाती है डिप्रेस्ड क्लास को, जिसमें 147 सीट्स दी जाती है लेजिस्लेचर में। और ये कहाँ पर ये साइन हुआ था? यरवदा जेल में। और महात्मा गांधी की बिहाफ पे किसने ये किया था? मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट हम देखेंगे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। पहले तो जो बी आर अम्बेडकर है वो महार कास्ट से बिलोंग करते थे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो भारत का संविधान था, उससे पहले एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी जाती है। ड्राफ्ट यानी कि जहाँ पे एक ढांचा तैयार किया जाता है हमारे भारतीय संविधान का। तो एक जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन भी कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बी आर अम्बेडकर से आपने याद रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? बी आर अम्बेडकर। जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930, 1931 और 1932, तीनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और हमने देखा महात्मा गांधी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1932 में हुई थी। जो पूना पैक्ट है विद गांधी जी, वो किसके साथ था? बी आर अम्बेडकर के साथ था। अभी हमने देखा जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने क्या क्या फाउंड किया था? एक लेबर पार्टी और एक एजुकेशन सोसाइटी। लेबर पार्टी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इन्होंने एक हिंदू कोड बिल लाया था।
ये बिकम फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, पहले कानून मंत्री बने थे। और इन्होंने 1956 में क्या किया था, बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसको अडॉप्ट किया था। और जो बी आर अम्बेडकर है उनको 1990 में क्या भारत रत्न भी दिया गया है। नेक्स्ट जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी 1932 में ये हुई। कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट। हमने देखा सेकेंड राउंड टेबल सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट किया गया था कांग्रेस के द्वारा, जो कि 1931 में हुई थी। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। एक वाइट पेपर इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक वाइट पेपर जो है वो इशू करती है। इस वाइट पेपर में क्या था, जो हम भारत का संविधान था उसकी जो रूपरेखा है वो तैयार करते हुए इन्होंने ये जो वाइट पेपर है ये इशू किया था। तो याद रखेंगे वाइट पेपर, ये जो श्वेत पत्र है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा कब जारी किया गया था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। नेक्स्ट अब हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे पहले भी हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारे एक्ट्स जो थे 1858 से लेकर जो भी इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसमें कौन से प्रोविज़न इसमें दिए गए थे वो हम देखेंगे। पहला है ऑल इंडिया फेडरेशन टू एस्टेब्लिश। यहाँ पे क्या है, संपूर्ण भारत में एक संघीय ढांचा स्थापित किया जाना था। इसकी जो बात यहाँ पर की गई थी, जो प्रांत है और जो रियासतें हैं, प्रांत और रियासतों को मिलाकर एक संघ स्थापित करना था। ये था 1935 का पहला प्रोविजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। सेकंड प्रोविजन, यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में कर दिया गया था। संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। ये 3 सूचियाँ थी जिनमें शक्तियों का विभाजन किया गया था। अगला प्रोविजन जो इसमें दिया गया था, डायरेक्टरी एट सेंटर इंस्टेड ऑफ प्रोविंसेस। अब जो मेन पावर की यहाँ बात की गई थी, वो पावर किसके पास रखने की बात की गई थी, सेंटर के पास रखने की बात की गई। पर जो डायरेक्टरी सिस्टम है ये फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। जो मेन पावर्स है जैसे कि फॉरेन अफेयर है या फिर कंट्रोल, जो मेनली कंट्रोल है वो किसके पास था, डिफेंस का है, वो वाइसरॉयज के हाथों में ही था। तो ये फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। नेक्स्ट प्रोविजन है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मेड बाय कैमरल। जो प्रांतीय विधानमंडल था वो द्विसदनीय बनाया गया था। इसमें जो 2 सदन थे वो कौन कौन से थे, एक था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एक इस विधानमंडल की बात की गई थी, और दूसरा था फेडरल असेंबली। तो ये थी बायकैमरलिज्म, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड फेडरल असेंबली। नेक्स्ट आरबीआई भी एस्टेब्लिश की जाती है 1935 और इसका जो उद्देश्य था टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट्स। इंपॉर्टेंट है, आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1935 में। नेक्स्ट हम देखेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट कंटिन्यूड। जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो सिख, यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियन इनको दिए गए थे और डिप्रेस्ड क्लास को नहीं दिया गया था, क्योंकि इनको क्या दिया गया था, पूना पैक्ट के तहत इनको रिजर्वेशन दी गई थी। एक फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश किया जाता है 1937 में। एक ही कोर्ट पूरे भारतवासियों के लिए, एक फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था कब, 1937 में। 1937 में और क्या होता है, जो म्यांमार है जिसे पहले हम बर्मा के नाम से जानते थे, इसको भी सेपरेट किया जाता है इंडिया से। जो पहले म्यांमार था वो पहले भारत का ही हिस्सा था। तो कब सेपरेट किया गया, 1937 में। 1937 से यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट आप याद रखेंगे, एक म्यांमार को जो सेपरेट किया गया इंडिया से, और जो दूसरा एक फेडरल कोर्ट जो एस्टेब्लिश किया गया था। जो नेक्स्ट हमारे पास वॉइस रॉय है लॉर्ड विलिंगडन। इनका टाइम पीरियड 1931 टू 1936। इनसे रिलेटेड हम इवेंट्स देखेंगे, इनके टाइम पर कौन कौन से इवेंट हुए थे। फर्स्ट आरटीसी देखी थी हमने, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुई थी। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे हुई थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 में, जो 1930 से ये शुरू हो चुका था, इरविन के टाइम से ये शुरू हुआ था और ख़त्म कब,
1932 में लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पर हुआ। जो कम्युनल अवार्ड है जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया डिप्रेस्ड क्लास को, जिससे रिलेटेड पूना पैक्ट भी होता है महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच, वो भी किसके टाइम पे हुआ? लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे। थर्ड आरटीसी हमने देखी 1932 में। इसके बाद श्वेत पत्र हमने देखा जो जारी किया गया था, वो भी कब? लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे हुआ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, वो भी किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे आया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।